Hello, viewers and listeners. Today we are going to discuss an important law, the Punjab Office of Ombudsman Act 1997, Act of 10 1997. आप इसके contents देखें. Short title, extent and commencement, definitions, appointment of ombudsman, tenure of ombudsman, ombudsman not to hold any other office of profit, terms and conditions of service and remuneration of ombudsman. Acting ombudsman क्या होगा, appointment and terms and conditions of service of staff, jurisdictions, functions and powers of ombudsman. इंपॉर्टेंट सेक्शन है बहुत ज़्यादा. और प्रोसीजर ऑफ एविडेंस, जब ombudsman अपने jurisdiction और functions को, powers को यूज़ करेगा, तो वो जब एक केस की प्रोसीडिंग को हेयर करेगा तो उसके अंदर उसका प्रोसीजर क्या होगा एविडेंस टेक करने का. और रिकमेंडेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन, जो वो डिसीजन जजमेंट ऑर्डर पास करेगा उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो क्या रिकमेंडेशन दे सकता है, क्या इंतजाम कर सकता है. डिफाइंस ऑफ रिकमेंडेशंस, अगर ओम्बड्समैन के किसी भी ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कोई डिफाइंस की जाती है, कोई लापरवाही की जाती है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जाता, तो उसकी क्या, उसके मुज़र में असरात होंगे और उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं उस अथॉरिटी को, उस ऑफिसर को जो ओम्बड्समैन के रिकमेंडेशन की इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा, नहीं करवा पा रहा. पावर ऑफ ओम्बड्समैन है, पावर टू एंटर एंड सर्च एनी प्रेमिसेस है. जी आए इसको कानून को तफसील से देखते हैं नीचे. तकरीबन इसके 39 सेक्शंस हैं इस कानून के, और इसके 2 शेड्यूल हैं. तफसीलन इसको देखते हैं. द पंजाब ऑफिस ऑफ ओम्बड्समैन एक्ट 1997, 1 जुलाई 1997 को ये कानून जो है इम्प्लीमेंट हुआ. एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ ओम्बड्समैन, ओम्बड्समैन के ओहदे की इस्टेब्लिश करने के लिए इन द प्रोविंस ऑफ द पंजाब, सूबा पंजाब में ओम्बड्समैन का दफ्तर कायम करने के लिए ये कानून जो है वो बनाया गया है. वेयर एज प्रियम्बल इसका देखते हैं, तमहीद. वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोविंशियल ओम्बड्समैन, एक सूबाई मोहतसिब का क़याम, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ द पीपल, लोगों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इंश्योरिंग एडहेरेंस टू द रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी के लिए, डायग्नोजिंग, redressing and rectifying any injustice done to a person through maladministration and suppressing corrupt practices. इस कानून का जो मकसद है वो इसके प्रियम्बल से हमें पता चलेगा. अगर हम प्रियम्बल को अच्छी तरह समझ लें तो पूरे कानून की जो है वो हमें आसानी से समझने के लिए हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि प्रियम्बल में ही बेसिकली उसकी तमहीद में ही उसका उस कानून को बनाने का मकसद बता दिया जाता है. तो यहाँ बताया गया है द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल, लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, एडहेरेंस टू रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी, और इन्होंने क्या करना है, एनी इनजस्टिस डन टू द पर्सन, किसी भी शख्स से नाइंसाफ़ी, थ्रू मेल एडमिनिस्ट्रेशन, बद इंतज़ामी की वजह से अगर किसी शख्स के साथ नाइंसाफ़ी होती है, उसको रेक्टिफाई करना है, उसको रिड्रेस करना है, उसको डायग्नोज करना है. एंड सप्रेसिंग करप्ट प्रैक्टिसेस, और बदउनवानी के ख़ात्मे के लिए ये दफ्तर बनाया गया है मुतसिब का. जी हम इस कानून को उर्दू में भी देख सकते हैं, और उर्दू में भी ये इसको एक्ट की जो है वो पढ़ा जा सकता है. इसको वहाँ इसकी मज़ीद आप लैंग्वेज इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं. तमहीद में जैसे वहाँ प्रियम्बल था, उर्दू में इसकी तमहीद है. जबकि ये ज़रूरी है कि आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के आवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, कानून की पासदारी को यकीनी बनाने, बद इंतज़ामी के ज़रिए किसी शख्स से की जाने वाली नाइंसाफ़ी की निशानदही, यानी नाइंसाफ़ी की निशानदही, और नाइंसाफ़ी हुई कैसे है, बद इंतज़ामी की वजह से हुई है, और उस बद इंतज़ामी की निशानदही, उसका इस्लाह, उसका तदारुक, उसको रेक्टिफाई करना है, उसको डायग्नोज करना है, और बदउनवानी के ख़ात्मे के लिए सूबाई मोहतसब के तकर्रुर का अहतमाम किया जाए. ये आपने इंग्लिश में भी इसका प्रियम्बल देख लिया है, उर्दू में भी आपने इसको पढ़ लिया है. अब हम अपने दूसरे एक्ट की तरफ चलते हैं. अच्छा जी. इट इज़ हेयर बाय इनेक्टेड एज फॉलोज. शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कॉमेंसमेंट. दिस एक्ट में बी कॉल्ड द पंजाब ऑफिस ऑफ ओम्बड्समैन 1997. 1997 का ये कानून है. इट एक्सटेंड्स टू द प्रोविंस ऑफ पंजाब. इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और द कॉन्टेक्स्ट. अगर वो कहता है कि इस कानून के प्रियम्बल में, अगर उसकी तमहीद में या उसके सियाक में, सियाक व सबाक में कुछ मुख्तलिफ चीज़ अगर लिखी गई हो वाज़े तौर पर,
तो फिर हम उस चीज़ को लाजमी तौर पर कंसिडर करेंगे। अदरवाइज़ एजेंसी की डेफिनेशन ये होगी। अगर एजेंसी के मुतालिक इसके प्रियम्बल में या इसके नीचे सियाक़ व सबाक़ में कुछ और चीज़ दर्ज होगी तो फिर तो हम उसको भी इस साथ मिला के पढ़ेंगे। अदरवाइज़ एजेंसी की डेफिनेशन जो यहाँ दी गई है हम इसको मानेंगे। एजेंसी मीन्स द डिपार्टमेंट, कोई भी महकमा, कमीशन और ऑफिस ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और अ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और अदर इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड और कंट्रोल्ड by the provincial government but does not include the High Court and courts working under the supervision and control of the High Court and the Provincial Assembly of the Punjab and its Secretariat। एजेंसी से मुराद कोई भी महकमा है या कोई भी कमीशन कायम किया गया है या कोई ऐसा ऑफिस है जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बनाया है। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है जो बतौर एक कानून साजी के तहत बनाई गई है कोई कॉरपोरेशन। कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इस्टेब्लिश किया गया है, कंट्रोल करती है जिसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इसमें हाई कोर्ट और उसके मातहत अदालतें जो हैं वो एजेंसी के अंदर नहीं आती, ना ही प्रोविंशियल असम्बली और उसका सेक्रेटेरिएट। ये दो चीज़ें एक्सक्लूड हैं। बाकी तमाम महकमे वो ऐसी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस या इंस्टीट्यूशंस जिनको पंजाब गवर्नमेंट चलाती है, जिनको पंजाब गवर्नमेंट ने बनाया है ख़ास कानून साजी के तहत, वो एजेंसी की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। मैल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स इंक्लूड्स अ डिसीजन। मैल एडमिनिस्ट्रेशन से मुराद कोई ऐसा फैसला, कोई ऐसा प्रोसेस इशू किया गया है, कोई ऐसी रिकमेंडेशन मेड की गई है, कोई ऐसा एक्ट कॉमिट किया गया है या कोई ऐसे एक्ट की ओमिशन की गई है और कमीशन की गई है उसकी विच इज़ कॉन्ट्रेरी टू लॉ, जो कि कानून के मुतसादम है। कोई ऐसा फैसला, प्रोसेस, रिकमेंडेशन, एक्ट, ओमिशन और कमीशन विच इज़ कॉन्ट्रेरी टू लॉ, जो लॉ के कॉन्ट्रेरी है, उसके मुतजाद है। रूल्स और रेगुलेशंस के कॉन्ट्रेरी है और इज़ अ डिपार्चर फ्राम एस्टेब्लिश प्रैक्टिस और प्रोसीजर। कोई ऐसा फैसला है जो कि एस्टेब्लिश प्रैक्टिस और प्रोसीजर के कॉन्ट्रेरी है या उससे डिपार्चर है। अनलेस इट इज़ बोनाफाइड और फॉर अ वैलिड रीज़न। मिसाल के तौर पर कोई ऐसा फैसला किया गया है जो बादियों नज़र में प्राइमा फेशाई नज़र ये आता है कि ये कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, लेकिन उसके पीछे एक बोनाफाइड और वैलिड रीज़न अगर मौजूद है तो फिर हम उसको माल एडमिनिस्ट्रेशन से एक्सक्लूड कर देंगे। अगर कोई बोनाफाइड रीज़न बोनाफाइड और वैलिड रीज़न उसके पीछे नहीं है तो हम समझेंगे कि ये फ़ैसला जो कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, जो कि डिपार्चर है फ्रॉम एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस और प्रोसीजर से, ये मैल एडमिनिस्ट्रेशन है। मैल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स, अच्छा जी, ऐसा कोई डिसीजन, कोई रिकमेंडेशन, आगे बी पॉइंट पे आप आएंगे, इज़ परवर्स, आर्बिट्रेरी और अनरीजनेबल, अनजस्ट, बायस्ड, ऑप्रेसिव और डिस्क्रिमिनेटरी। कोई ऐसा डिसीजन, प्रोसेस, रिकमेंडेशन जो कि परवर्स है, आर्बिट्रेरी है, अनरीजनेबल है, अनजस्ट है, बायस्ड है, ऑप्रेसिव है और डिस्क्रिमिनेटरी है, तो ऐसा प्रोसेस, रिकमेंडेशन वो भी क्या आएगा, मेल एडमिनिस्ट्रेशन के ज़ुमरे में आएगा। या और कोई ऐसा डिसीजन विच इज़ बेस्ड ऑन इरेलीवेंट ग्राउंड्स, कोई ऐसा फैसला जो कि इरेलीवेंट ग्राउंड्स के ऊपर मबनी है, कोई ऐसा प्रोसेस है जो कि इरेलीवेंट ग्राउंड्स के ऊपर मबनी है, वो भी माल एडमिनिस्ट्रेशन के ज़ुमरे में आता है। माल एडमिनिस्ट्रेशन में और क्या दिए, इन्वॉल्व्स द एक्सरसाइज ऑफ पावर और द फेलियर और रिफ्यूज़ल टू डू सो ऑफ आर करप्ट और improper motives such as bribery, jobbery, favoritism, nepotism and administrative excesses and neglect, inattention, delay, incompetence, inefficiency, and inaptitude in the administration or discharge of duties and responsibilities। कोई ऐसा फैसला, कोई ऐसा प्रोसेस, कोई ऐसा काम जो कि क्या है, इन्वॉल्व करता है एक्सरसाइज ऑफ पावर्स के अंदर, या फेलियर या रिफ्यूज़ल कि उस आपने इनकार कर दिया है, या जो काम आपने करना था आप उसमें फेल हो गए हैं या आपने उससे इनकार कर दिया है। इनकार क्यों किया है किसी भी फैसले को लेने में, किसी प्रोसेस को इशू करने में, फॉर करप्ट और इम्प्रॉपर मोटिव्स, कि आप उसमें कुछ करप्शन बनाना चाहते थे या आपके जो मकासद थे वो गलत थे, सच एज जैसा कि ब्राइबरी, रिश्वतसानी, जॉबरी। जॉबरी को आप समझ लेंगे किसी को फ़ायदा पहुंचाना। फेवरेटिज्म भी ऐसा ही है कि किसी भी पसंद के शख्स को आप फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। नेपोटिज्म किसी रिश्तेदार को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेसेस कि आप क्या करते हैं, किसी भी इंतज़ामी अख्तियार का लामहदूद इस्तेमाल करते हैं जो कि आप उसको इस्तेमाल करने के अहल नहीं हैं, आप हद से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करते हैं। या आप क्या करते हैं, किसी भी फैसले को, प्रोसेस को, उसमें आप निगलेक्ट करते हैं, इनअटेंशन करते हैं, डिले कॉज करते हैं, इनकॉम्पिटेंस करते हैं, इनएफिशिएंसी दिखाते हैं, एंड इनएप्टीट्यूड इन द एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़।
कि आपका की जो ड्यूटीज़ हैं जो आप एडमिनिस्ट्रेशन के ज़ुमरे में आपने वो ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है, या आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपने परफॉर्म करनी है, अगर आप उनमें निगलेक्ट इनअटेंशन डिले करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप मैल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। इसको अब मैं आपको उर्दू में भी समझा सकता हूँ। जी आए उर्दू का देख लेते हैं। एजेंसी से मुराद सूबाई हुकूमत का कोई शोबा, कमीशन या ओहदा या सूबाई हुकूमत की तश्कील करदा या इसके ज़ेर इंतज़ाम कोई दीगर कानून साज कारपोरेशन या दीगर इदारा है, लेकिन इसमें हाई कोर्ट और उसके ज़ेर निगरानी और ज़ेर कंट्रोल काम करने वाली दीगर अदालतें, पंजाब की सूबाई असम्बली और उसका सेक्रेटेरिएट शामिल नहीं है। मैं ऑलरेडी आपको ये समझा चुका हूँ। बद इंतज़ामी में शामिल है कोई फ़ैसला, तरीक़ाकार, सिफारिश, जिसे हम रिकमेंडेशन कह रहे हैं, ये वो सिफारिश नहीं है कि कोई, ये रिकमेंडेशन होती है कि कोई महकमा किसी दूसरी अथॉरिटी को ये रेकमेंड करता है, उसको ताकीद करता है कि आप ये काम करें, क्योंकि यू आर ऑब्लिगेशन अंडर ऑब्लिगेशन टू डू सो, या अमल या तर्क अमल, कि आपको तर्क अमल का कहा गया है कि आपने ये काम नहीं करना तो आप उस काम को करते हैं, या कमीशन, कोई एक्ट आपने कमिट किया है जो कि कानून, कवायद या ज़वाबित के बरअक्स हो, ऐसा कोई फ़ैसला, तरीक़ाकार, सिफारिश, अमल या तर्क अमल, ये आपने कोई ऐसा जो भी ऊपर एक लिस्ट दी गई है, ये काम अगर आप करते हैं जो कि कानून और कवायद या ज़वाबित के बरअक्स हों, अमूमी तर्ज़ अमल या ज़ाब्ता कार से हट कर हो, सिवाय इसके कि वो नेक नीयती पर मबनी हो और उसकी माकूल जवाज़ भी मौजूद हो। अगर उसके बोनाफाइड और वैलिड रीज़न्स आपके पास मौजूद हैं तो फिर वो माल एडमिनिस्ट्रेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। अदरवाइज़ ये आप कानून और ज़वाबित से हट के या अमूमी तर्ज़ अमल का या ज़ाब्ता कार जो इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस और रूल ऑफ लॉ है, अगर आप उससे हट कर कोई काम करेंगे तो वो बदइंतज़ामी में आएगा। और क्या आएगा जो उसमें खुद सर, बेकायदा या नामुनासिब, गैर मुनतफ़ाना, मुतासिबाना, जाबराना या इम्तियाज़ी हो। आपका कोई ऐसा फ़ैसला जो खुद सर हो, बेकायदा हो, नामुनासिब हो, गैर मुनसिफ़ाना हो, मुतासिबाना हो, वो भी क्या आएगा, मैल एडमिनिस्ट्रेशन के ज़ुमरे में आएगा। या कोई ऐसा फ़ैसला, प्रोसेस, तरीक़ाकार जिसकी कोई मुतल्लक़ा वजूहात पर मबनी हो, गैर मुतल्लक़ा वजूहात पर मबनी हो, जो कि इर्रेलेवेंट ग्राउंड्स के ऊपर बेस करता हो, वो भी बदइंतज़ामी में जो है वो उसकी कैटेगरी में जाएगा। रिश्वत सतानी, बदनीयती, तरफदारी, इकरा परवरी, इकरा इकरा इकराबा परवरी, इंतज़ामी ज़्यादतियों जैसे कि बदउनवानी और नामुनासिब मकासद के लिए इख्तियारात के इस्तेमाल या इस्तेमाल में नाकामी या इस्तेमाल से इनकार करने पर मुश्तमिल हो, और इंतज़ाम चलाने या फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों की अदायगी में गफलत, बदनीयती, इल्तवा, नाअहलियत, नाकाबिलियत और अदम इस्तिदाद पर मबनी हो, कि आप ये समझें कि कोई ऐसा फ़ैसला बदइंतज़ामी में शामिल है, इंतज़ाम चलाने या फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों की अदायगी में गफलत, कि जो काम आपको ज़िम्मेदारी है आपने उसमें गफलत बरती है, आपने बदनीयती या इल्तवा किया, डिले कॉज किया है, इनएफिशिएंसी की है, आप इनएफिशिएंट साबित हुए हैं, या अदम इस्तिदा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेसेस के ज़ुमरे में आप चले जाते हैं। ओहदे से मुराद मोतसिब का ओहदा है। मोतसिब से मुराद सेक्शन 3 के तहत सूबा पंजाब के लिए मुकर्रर करदा मोतसिब है। मुजव्वज़ा से मुराद इस एक्ट के तहत वज़ा करदा कवायद के ज़रिए मुजव्वज़ा है। सरकारी मुलाज़िम से मुराद ताज़ीरात पाकिस्तान 1860 के सेक्शन 21 में मज़कूर सरकारी मुलाज़िम, और इसमें वज़ीर, मुशीर, पार्लिमानी सेक्रेटरी, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या कोई दीगर अफसर या मुलाज़िम या किसी एजेंसी कारकुन भी शामिल है। यानी सरकारी मुलाज़िम से मुराद है कि किसी वज़ीर, मुशीर, वो भी कह लें कि ओम्बड्समैन के महकमे के ताबे आ गए हैं कानून के, कि अगर वो डिले कॉज़ करते हैं, किसी काम को करने से इनकार करते हैं, किसी गलत काम के मुर्तकिब होते हैं, तो वो भी इसमें जो नीचे सज़ा दी जाएगी उसके मुस्तहिक़ ठहरेंगे। अमले से मुराद इस दफ़्तर का कोई मुलाज़िम या कमिश्नर है, और इसमें अमले के शरीक अरकान, सलाहकारान, मुशीरान, बैलिफ़, राबता अफ़सरान और माहिरीन भी शामिल हैं। जी अब हम इंग्लिश के एक्ट में इसको देख लेते हैं। आपने ये पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन हमने उर्दू में देख लिया। प्रिस्क्राइब्ड मीन प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स अंडर दिस एक्ट। Ombudsman mean ombudsman for the province of Punjab appointed under section 3. Office means the office of ombudsman. The public servant की definition, staff की definition हमने देख ली है. Staff means an employee or commissioner of the office and includes co-opted members of the staff, consultants, advisors, bailiffs, license officer, राबता कारन अफसरान और experts वगैरह. Appointment of ombudsman, there shall be an ombudsman for the province of Punjab who shall be appointed by the government. गवर्नमेंट एक शख्स को, एक मुतसिब अपॉइंट करेगी, तकर्रुर करेगी उसका,
An ombudsman shall be a person who is or has been or is qualified to be a judge of the High Court or any other person of non integrity. वो कहता है कि ombudsman की क्वालिफिकेशन क्या होगी? शैल बी ए पर्सन, वो एक ऐसा शख्स हुआ हु इज़, जो कि और हैज़ बीन और इज़ क्वालिफाइड, या कि जो कि एक जज है हाई कोर्ट का, या जज रह चुका हो हाई कोर्ट का, या इज़ क्वालिफाइड, या जज लगने की सलाहियत उसके पास मौजूद हो, तो उस शख्स को और किसी दीगर शख्स को जो कि बहुत अच्छी शोहरत का हामिल हो, उसको ombudsman लगाया जा सकता है। बिफोर एंटरिंग अपॉन द ऑफिस द ombudsman shall take an oath before the governor in the form set out in the फर्स्ट शेड्यूल के अंदर एक हलफनामा दिया गया है। वो दफ्तर को ज्वाइन करने से पहले ओम्बर्समैन उसको अपना हलफ लेगा गवर्नर के सामने। द ओम्बर्समैन शैल इन ऑल मैटर्स परफॉर्म हिज फंक्शंस एंड एक्सरसाइज हिज पावर्स फेयरली ऑनेस्टली डिलीजेंटली एंड independently of the executive, and all executive authority throughout the province shall act in aid of the ombudsman। कहता ये है जी कानून के ombudsman क्या करेगा? इन ऑल मैटर्स परफॉर्म हिज फंक्शंस एंड एक्सरसाइज हिज पावर फेयरली ऑनेस्टली एंड डिलीजेंटली, ईमानदारी से और दिल जमई से और बिल्कुल फेयरली अपनी जो है फंक्शन को परफॉर्म करेगा, एंड इंडिपेंडेंटली ऑफ द एग्जेक्टिव, और वो इंतज़ामिया से बिल्कुल एक कह लें कि उनके मातहत ना होगा। एंड ऑल एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ और थ्रू आउट द पंजाब शैल एक्ट इन एड, और थ्रू पंजाब की जितनी भी अथॉरिटीज़ होंगी वो मोहतसिब को मदद करने में मदद फ्राहम करेंगी। अपने ये जो अपने फंक्शंस को यूज़ जब पावर को इस्तेमाल करेगा तो तमाम अथॉरिटीज़ ओम्बर्समैन को एड करेंगी, एड इन एक्ट इन एड। Tenure of the ombudsman shall hold office for a period of 4 years and shall not be eligible for an extension or tenure or for reappointment as ombudsman under any circumstances। उसकी मुद्दत मुलाजमत 4 साल होगी और उसका एक्सटेंशन और उसकी रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकेगी, provided that a sitting judge of the High Court working as ombudsman may be called back by the competent authority before the expiry of his tenure। जैसा कि आपने ऊपर देखा होगा कि ombudsman अपॉइंटमेंट कौन हो सकती है ombudsman के लिए? An ombudsman shall be a person who is or has been or is qualified। अगर किसी दीगर शख्स को ombudsman लगाया गया है जो कि हाई कोर्ट का मौजूदा जज नहीं है, तो फिर तो वो 4 साल के लिए होगा। अगर किसी जज को ही ये अख्तियार दे दिया गया है कि वो ombudsman के तौर पर काम करे, तो 4 साल से पहले भी उससे उसको वापस वो किया जा सकता है, उसको वापस बुलाया जा सकता है। जी, टेन्योर ऑफ ombudsman आप देख रहे थे। Provided that a sitting judge of High Court working as ombudsman may be called back by the competent authority before the expiry of his tenure। के 2 साल हुए थे अभी उसको काम करते हुए और वो साइमल्टेनियसली जज ऑफ हाई कोर्ट भी है, तो उससे ombudsman के अख्तियारात ले लिए जाएँ और वर्किंग जज के तौर पर हाई कोर्ट के जज के तौर पर काम करता रह सकता है। द ombudsman may resign his office by writing under his hand address to the governor। अगर वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना चाहता है तो वो गवर्नर क्या करे? गवर्नर को अपना इस्तीफ़ा दे सकता है। Ombudsman not to hold any office other office of profit। The ombudsman shall not hold any other office of profit in the service of Pakistan or occupy any other position carrying the right to remuneration or the rendering of service। कि वो कुछ दीगर मुलाजमत अख्तियार नहीं करेगा जब वो मोतसब है, और कोई ऐसी पोजीशन या कोई ऐसी पोजीशन भी अख्तियार नहीं करेगा जिससे उसको दीगर तनख्वाह मिलती हो ombudsman के अलावा। The ombudsman not being a sitting judge of the High Court shall not hold any office of profit in the service of Pakistan। मिसाल के तौर पर अगर जज ही ombudsman का काम कर रहा है, फिर तो वो साफ ज़रा जज के तौर पर अगर वो अलहदा से काम कर रहा है तो उसकी भी तनख्वाह उसको मिलेगी, ombudsman के जो उसको बेनिफिट्स हैं वो भी उसको अलाउ हैं वो भी लेगा। अगर कोई दीगर शख्स है जो कि जज नहीं है, वैसे ombudsman के तौर पर गवर्नमेंट ने उसको अपॉइंट किया है और वो काम कर रहा है ombudsman के तौर पर, तो फिर वो ombudsman की ही बेनिफिट्स रिसीव करेगा। बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 years after the he has ceased to hold and that office, nor shall be eligible during the tenure of the office for a period of 2 years thereafter for election as a member of the parliament or provincial assembly or any local body or take part in any political activity। जी, इसको हम उर्दू में देख लेते हैं, वैसे कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है ये। मुनाफा बख्श ओहदा का ना संभालना। मोतसिब हाई कोर्ट का ये जी आप सेक्शन 5 का सब सेक्शन 2 देखेंगे। मोतसिब हाई कोर्ट का हाजिर सर्विस जज ना होने की सूरत में उस वक्त तक हुकूमत पाकिस्तान में कोई मुनाफा बख्श ओहदा नहीं संभालेगा जब तक के सारे ओहदे छोड़े हुए 2 साल मुकम्मल ना हो जाएं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि मोतसिब था और उसको फिर वो उसने अपना ओहदे से रिटायर हो गया या उसकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो गई
और उसके 2 साल गुजरने के बाद फिर वो कोई काम कर सकता है, कोई दीगर ओहदा संभाल सकता है प्राइवेट किस्म का। अदरवाइज़ वो 2 साल तक किसी दीगर अपॉइंटमेंट के लिए वो एलिजिबल नहीं होगा। जैसा कि आप देखते हैं कि आर्मी चीफ के सूरत में जब वो रिटायर होता है तो उसके ऊपर एक पाबंदी होती है कि वो सर्विस से रिटायर होने के बाद या इस्तीफ़ा देने के बाद 2 साल तक वो किसी दीगर कंपनी में, किसी दीगर इदारे में मुलाजमत नहीं करेगा। 2 साल गुजरने के बाद फिर वो एलिजिबल होगा। इसी तरह वो मोतसिब के ऊपर ये पाबंदी है, 2 साल मुकम्मल ना हो जाएं और ना ही वो मियाद ओहदा के दौरान या इसके 2 साल बाद तक पार्लियामेंट या किसी सूबाई असम्बली या मकामी मजलिस के इलेक्शन या किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने का अहल होगा कि उसने सीज टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ ओम्बड्समैन के उसको ओम्बड्समैन का ओहदा छोड़े हुए 2 साल गुजर चुके हैं। उसके बाद वो पार्लियामेंट का मेंबर बन सकता है, किसी भी सियासी एक्टिविटी में हिस्सा ले सकता है। 2 साल के अंदर अंदर वो इन कामों को नहीं कर सकता। Terms and conditions for the service and remuneration of ombudsman. The ombudsman shall be entitled to such salary, allowances and privileges and other terms and conditions of service as the government may determine, and these terms shall not be varied during the terms of office of ombudsman. जो उसकी तनख्वाह मुकर्रर की जाएगी वो अपनी तरतीब शुदा तनख्वाह पे तनख्वाह वसूल करेगा. The ombudsman may be removed from office by the government on the ground of misconduct or being incapable of properly performing the duties of his office by reason of physical or mental incapacity. अगर वो दिमागी तौर पर जिस्मानी तौर पर मफलूज हो जाता है जिससे ये लगे कि वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पा रहा प्रॉपरली या इनकेपेबल हो चुका है तो गवर्नमेंट उसको हटा भी सकती है. द गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड द ओम्बड्समैन अ कॉपी ऑफ चार्जेस बिफोर सच एन ऑर्डर. उसको हटाने से पहले गवर्नमेंट उसको एक चार्जेस उसके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं या जो वजूहात हैं उनकी डिटेल उससे शेयर करेगी कि आपके ऊपर ये इल्ज़ामात या ये आपकी एतराज़ात हैं जिनकी बुनियाद पर आपको हटाया जा रहा है. प्रोवाइडेड दैट द ओम्बड्समैन में if he sees fit and appropriate to refute any charges, request an open public evidentiary hearing before a division bench of the High Court, and if such hearing is not held within 30 days from the date of the receipt of such request. मिसाल के तौर पर अगर वो उनका जवाब देना चाहता है अपना ओम्बड्समैन के मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो गलत हैं, मैं अप्रोप्रिएट हूँ, मैं फ़िट हूँ, और वो एक रिक्वेस्ट कर सकता है कि डिवीजन बेंच मेरे केस की ओपन हियरिंग करे. और आज उसने अगर रिक्वेस्ट भेजी है, अगर 30 दिन के अंदर अंदर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, उसकी सुनवाई नहीं होती, रिसिप्ट ऑफ सच रिक्वेस्ट आर नॉट कंक्लूडेड विद इन 90 डेज ऑफ इट्स रिसिप्ट, या 30 दिन के अंदर सुनवाई नहीं होती, तो फिर भी ये समझा जाएगा कि वो क्या है, उसके ऊपर वो फिट फॉर सर्विस है, उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम बात नहीं है. या 30 जो ही उसने रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट 15 दिन के अंदर एक्सेप्ट हुई और एक ट्रायल प्रोसीड होना शुरू हुआ, तो अगर ट्रायल को 90 डेज़ के अंदर कंक्लूड होना है कानून के मुताबिक, अगर 90 डेज़ के अंदर वो कंक्लूड नहीं होता फिर भी ये समझा जाएगा कि जो मोतसिब है उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है और वो फिट फॉर सर्विस और एप्रोप्रिएट है. तो अगर दो शराइत इसके अंदर दी गई हैं उसकी रिक्वेस्ट के 30 डेज़ के अंदर आपने ट्रायल शुरू करना है, प्रोसीडिंग शुरू करनी है और 90 डेज़ के अंदर अंदर उसको कंप्लीट करना है. अगर ये दो काम नहीं होते फिर क्या होगा, जिन और नॉट बिन कंक्लूडेड विद इन 90 डेज ऑफ इट्स रिसिप्ट, द ओम्बड्समैन विल बी अब्सॉल्व फ्रॉम ऑल स्टिग्मा. तो ये समझा जाएगा कि मोतसिब के ऊपर अब कोई इल्ज़ाम बाकी ना है. In such circumstances, the ombudsman may choose to leave his office and shall be entitled to receive full remuneration and benefits for the rest of his term. ऐसे हालात में ओम्बड्समैन क्या कर सकता है कि वो अपने ओहदे को छोड़ सकता है और इंटाइटल होगा क्या कि जो उसकी बकाया सर्विस बचती है, जो रिमेनिंग सर्विस के जो भी बेनिफिट्स हैं वो इनका इंटाइटल होगा. इफ़ द ओम्बड्समैन मेक्स अ रिक्वेस्ट अंडर द प्रोवाइजो टू सब सेक्शन 2, he shall not perform his functions under this act until the hearing before a high court has concluded. अगर आप देखेंगे ये सब सेक्शन 2 के अंदर उसने एक उसके ऊपर कुछ ऐसे चार्जेस थे तो उसने एक रिक्वेस्ट को मेक की कि डिवीजन बेंच मेरा जो है वो हेयरिंग करे, मेरी ओपन पब्लिक हेयरिंग करे. तो ये 90 डेज़ का जो पीरियड है उस 90 डेज़ के लिए मोहतसिब को काम से रोक दिया जाएगा. An ombudsman removed from the office on the ground of misconduct shall not be eligible to hold any office of profit in the service of Pakistan for election as a member of the parliament or provincial assembly or any local body unless a period of 4 years has elapsed since his dismissal. वो कहते हैं कि जी अगर ओम्बड्समैन को किसी भी वजह से उसके ओहदे से हटा दिया गया है तो वो 4 साल तक
4 साल तक वो क्या नहीं कर सकता, ना ही वो कोई इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है, ना ही किसी पाकिस्तान की सर्विस को ज्वाइन कर सकता है, ना कोई ओहदा ले सकता है, नेशनल असम्बली का, प्रोविंशियल असम्बली का मेंबर बन सकता है, किसी लोकल बॉडी के इलेक्शन लड़ सकता है, जब तक के वो उसकी डिसमिसल को 4 साल ना गुजर जाए। जी। एक्टिव ombudsman क्या है जी? एट एनी टाइम व्हेन द ऑफिस ऑफ ombudsman इज वेकेंट or the ombudsman is absent or is unable to perform his functions due to any cause, the government shall appoint an acting ombudsman। ऊपर आपने डिफरेंट कॉजेज देखी हैं, वो इस्तीफा दे देता है, उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लग जाता है, या वो इनकेपेबल हो जाता है मिसकंडक्ट के जरिए, फिजिकल और मेंटल इनकेपेसिटी की वजह से, तो गवर्नमेंट एक एक्टिंग ओम्बड्समैन को लगा सकती है। अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ स्टाफ। द मेंबर्स ऑफ द स्टाफ अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 20 or those a clause specified by the government by order in writing shall be appointed by the government in consultation with the ombudsman। ये कुछ लिस्ट है जिनको गवर्नमेंट खुद लगाएगी, ये जो सेक्शन 20 के तहत हैं वो हैं, बाकी उनको गवर्नमेंट ombudsman के कंसल्टेशन के साथ लगाया जाएगा। It shall not be necessary to consult the Provincial Public Service Commission for making appointment of the members of the staff or on matters relating to qualifications for such appointment and method of their recruitment। कहते हैं कि जिसमें गवर्नमेंट और ओम्बड्समैन मिल के कंसल्ट करके किसी भी अपॉइंटमेंट को कर सकते हैं, उसमें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की उससे कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है। And the members of the staff shall be entitled of to such salary allowances and other terms and conditions of service as may be prescribed, having regard to salary allowances and other terms and conditions of service that may for time being be admissible to other employees of the provincial government in the corresponding basic pay scale। कहते हैं कि इनकी तनख्वाह जो है जिस तरह दीगर महकमों के प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बेसिक पे स्केल पे 14 स्केल का मुलाजिम अगर किसी दूसरे महकमे में कोई तनख्वाह वसूल कर रहा है, तो ओम्बड्समैन के दफ्तर में भी वही उसको तनख्वाह मिलेगी, उस मुलाजिम को 14 स्केल के क्रॉसपॉन्डिंग बेसिक पे स्केल के हिसाब से। बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस ऑफ अ मेंबर ऑफ द स्टाफ मेंशन इन सब सेक्शन 1 shall take an oath before the ombudsman in the form set out in the schedule second schedule of this act। कि जो भी मेंबर्स अपॉइंट किए जाएंगे ombudsman के ऑफिस में, वो ombudsman के सामने जो शेड्यूल 2 के अंदर एक वो परफॉर्मा दिया गया है उसके मुताबिक जो उस पर हलफ है वो हलफ लेंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आ चुका है जी, jurisdiction function and power of the ombudsman। द ombudsman may on a complaint by any aggrieved person, किसी भी अग्रीड पर्सन की कंप्लेंट के ऊपर, ऑन अ रेफरेंस बाय द गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट उसको कोई रेफरेंस भेज दे ओम्बड्समैन को, आर द प्रोविंशियल असम्बली या प्रोविंशियल को रेफरेंस भेज दे, आर ऑन अ मोशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई मोशन दे, और द हाई कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी मोशन पर, मेड ड्यूरिंग द कोर्सेज ऑफ एनी प्रोसीडिंग बिफोर इट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग्स को सुनते हुए कोई मोशन पास करती है और उसको ओम्बड्समैन को भेज देती है कि आप इसको देखें, बिफोर इट आर ऑफ हिज ओन मोशन, या ओम्बड्समैन खुद ब खुद अंडरटेक एनी इन्वेस्टिगेशन, किसी भी वो तफ्तीश को शुरू कर सकता है, इन टू एन एनी एलिगेशन ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे शुबा हो कि बद इंतज़ामी हो रही है, ऑन द पार्ट ऑफ एन एजेंसी, किसी भी महकमे की तरफ से बद इंतज़ामी का इरतकाब किया जा रहा है, और एनी ऑफिस ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़, जहाँ पे ये लगे कि किसी भी महकमे के ऑफिसर्स एम्प्लॉयज़ मैल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो मौत से खुद ब खुद हिज ओन मोशन या किसी भी मोशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल असम्बली या किसी भी अग्रीव्ड पर्सन की कंप्लेंट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर सकता है। Provided that the ombudsman shall not have any jurisdiction to investigate or inquire into any matter which are sub judice before a court of competent jurisdiction on the date of receipt of complaint, reference or motion by him। जी, इसमें कहा ये जा रहा है जी, अगर कोई मैटर्स ऑलरेडी सब जुडिस हैं, जो ऑलरेडी कोर्ट के अंदर पेंडिंग हैं, उनके ऊपर जो है वो मोतसिब इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, अगर वो अपना इशूज़ कंप्लेंट की रिसिप्ट से पहले ही सब जुडिस हैं। अच्छा जी, रिलेट टू द इंटर एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान और द रिलेशंस और डीलिंग्स ऑफ द पाकिस्तान विद एनी फॉरेन स्टेट और गवर्नमेंट, वो एक्सटर्नल अफेयर्स के मामलात में इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। रिलेट टू और कनेक्टेड विद द डिफेंस ऑफ पाकिस्तान और एनी पार्ट देयर ऑफ द मिलिट्री नेवल और एयर फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान और द मैटर्स कवर्ड बाय द लॉज रिलेटिंग टू दोज फोर्सेस, और
फ़ौज के मुतालिक और जो पाकिस्तान की डिफेंस के मुतालिक मामलात हैं, इनमें भी उसका अख्तियार ना है। Notwithstanding anything contained in subsection 1, the Ombudsman shall not entertain for investigation any complaint by or on behalf of a public servant or functionary concerning any matters relating to the agency in which he is or has been working in respect of any personal grievance relating to his service therein. अ, वो कहता ये है कि मिसाल के तौर पर अगर कोई मुलाज़िम अपनी ही एजेंसी के मुतालिक अपनी कोई शिकायत करना चाहता है, लेकिन वो शिकायत बदइंतज़ामी और दीगर अमूर की ना हो, लेकिन वो शिकायत उसके सर्विस के मुतालिक हो, तो इस तरह की शिकायत मोहतसब ना सुनेगा, क्योंकि उसके लिए अलहदा से फ़ोरम पर सर्विस ट्रिब्यूनल मौजूद है कि आप अपने सर्विस ट्रिब्यूनल के अंदर आपके सर्विसेज के इश्यूज़ हैं, तो आप जो है सर्विस ट्रिब्यूनल से अपनी दाद रसी पा सकते हैं। For carrying out the objectives of this act, and in particular for ascertaining the root cause of corrupt practices and injustices, the Ombudsman may arrange for studies to be made or research to be conducted, and may recommend appropriate steps for their eradication. मोतज़िब क्या कर सकता है इस कानून के मकासद को हासिल करने के लिए, करप्शन को ख़त्म करने के लिए, कि अरेंज करे और फॉर स्टडीज़ के मुतालिया किया जाए और रिसर्च की जाए, और ये वो डिफरेंट रिकमेंडेशंस एप्रोप्रिएट मुनासिब रिकमेंडेशन और स्टेप्स की निशानदही कर सकता है कि करप्शन को ख़त्म करने के लिए ये इकदाम करने की ज़रूरत है। जी, इसको हम उर्दू में देख लेते हैं सेक्शन 9 को। इम्पोर्टेंट सेक्शन है। पूरे एक्ट का जो है ये समझ लें कि अ, सबसे अहम सेक्शन है ये। इसी के ज़रिए आप एप्लीकेशन देंगे मोहतसब को। मोहतसब किसी मुतासरा शख्स की शिकायत पर हुकूमत या सूबाई असम्बली के रेफरेंस पर या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की अपने रूबरू होने वाली किसी कार्रवाई के दौरान तहरीक पर या अपने तौर पर किसी भी एजेंसी या उसके किसी अफसर या मुलाजम पर लगाए गए बद इंतज़ामी के किसी इल्ज़ाम की तफ्तीश कर सकता है। ये मोतसब का अख्तियार है। ताहम मोतसब को ऐसे मामलात की तफ्तीश या इंक्वायरी का अख्तियार हासिल नहीं होगा जो कि उसे शिकायत, रेफरेंस या तहरीक मौसूल होने की तारीख को मजाज दायरा अख्तियार की हामिल किसी अदालत के रूबरू ज़ेर इल्तवा हों, या पाकिस्तान की खारजा अमूर या पाकिस्तान के किसी गैर मुल्की रियासत या हुकूमत से ताल्लुकात या रवाबत से मुतल्लका हों, या दिफाए पाकिस्तान या उसके किसी फरीक, पाकिस्तान की फ़ौज, बहरी और फ़िज़ाइया से मुतल्लिक या मुंसलिक हों, या ऐसे मामलात जो अफ़वाज से मुतल्लका कवानीन के तहत हों, तो मोतसब को ऐसे मामलात में तफ्तीश या इंक्वायरी का अख्तियार हासिल ना होगा। बावजूद इसके कि ज़ैली सेक्शन 1 में कुछ भी दर्ज हो, मोतसब किसी सरकारी मुलाज़िम या एहलकार से या उसकी तरफ से कोई ऐसी शिकायत वसूल नहीं करेगा कि जो किसी ऐसी एजेंसी से मुतल्लका मामलात की तफ्तीश के लिए हो, जिसमें वो खुद काम कर रहा हो या करता रहा हो, और जो उसकी मुलाज़मत से मुतल्लका किसी ज़ाती रंजिश के बारे में हो। वो कोई ऐसी शिकायत जो उसकी मुलाज़मत से मुतल्लका किसी ज़ाती रंजिश के बारे में हो, जिस एजेंसी का वो मुलाज़िम है, इस किस्म की किसी भी शिकायत को मुतसब नहीं सुनेगा। चाहे सेक्शन 1 के अंदर, ज़ैली सेक्शन 1 के अंदर कुछ भी दर्ज हो, क्योंकि ज़ैली सेक्शन के अंदर 1 के अंदर ये दर्ज है कि मुतसब इस तरह के मामलात जो है, कोई अगर मुतासरा शख्स कोई कंप्लेंट करेगा तो वो सुनेगा, तो वो मोशन के ऊपर सुनेगा। अगर वो कोई मुतासरा शख्स कोई कंप्लेंट भी करता है, लेकिन वो अगर उसके अपने महकमे के सर्विसेज के मुतालिक है कि मैं इस महकमे का मुलाजिम हूँ और मेरी सर्विस अपग्रेड नहीं की जा रही, मेरी तनख्वाह कम है, वो इस तरह के मामलात बिल्कुल नहीं सुनेगा। जी, आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। किसी भी किस्म की एम्बिगुइटी के लिए आप कमेंट्स में सवाल कर सकते हैं, और ये पार्ट 1 है। इंशाल्लाह जल्द ही इस कानून का पार्ट 2 आपसे रिकॉर्ड करके शेयर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।